आज के इस गहन विश्लेषण में हम एक ऐसी जगह चलने वाले हैं जहां आमतौर पर लोग जाना नहीं चाहते। मेरा मतलब है, भारत के एक शहर में हवा को साफ करने की जो सबसे हाईटेक मशीन लगाई गई है ना, वो किसी बड़ी सीमेंट फैक्ट्री या किसी बहुत बिजी ट्रैफिक सिग्नल पर नहीं लगी है। हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है शुरू में। बिल्कुल। इसे एक ऐसी जगह लगाया गया है जिसके बारे में सोचते ही एक अजीब सी शांति और संवेदनशीलता का एहसास होता है। सीधे शमशान घाट की चिताओं के ठीक ऊपर। सही कहा। और यही इस विषय को इतना दिलचस्प बनाता है, क्योंकि देखिए जब हम वायु प्रदूषण या एयर पोल्यूशन की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में एक बहुत ही तय शब्दों वाली तस्वीर उभरती है। या तो वो धुआं उगलते हुए बड़े बड़े कारखाने होंगे, या फिर सर्दियों की सुबह का वो भयानक ट्रैफिक जाम जहां हर गाड़ी से धुएं का गुब्बारा निकल रहा है। एग्जैक्टली हमारा दिमाग ना पोल्यूशन को सीधे तौर पर मॉडर्न मशीन्स और इंडस्ट्रियलाइजेशन से जोड़कर देखने का आदी हो चुका है। लेकिन आज हमारे पास जो स्रोत है, जो सोर्स मटेरियल है, उसके आधार पर हमारा मिशन ये समझना है कि पंजाब आखिर एक इतनी अप्रत्याशित जगह से शहरी वायु प्रदूषण के खिलाफ एक इतनी बड़ी जंग कैसे शुरू कर रहा है। और इसको समझने के लिए ना हमें अपनी सोच का दायरा थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। मुझे लगता है वायु प्रदूषण से लड़ना किसी पीढ़ियों पुराने और बड़े से घर की सफाई करने जैसा है। हम सिर्फ लिविंग रूम साफ करके ये नहीं बोल सकते कि हाँ भाई काम हो गया। हाँ, लिविंग रूम मतलब वो मेन सड़कें और कारखाने। बिल्कुल। हमें घर के उन अंधेरे और सांस्कृतिक कोनों में भी झांकना पड़ता है जहां सबसे ज्यादा धूल जमा हो रही है, पर जहां हम अपनी मान्यताओं के कारण जाने से बचते हैं। ये जो सांस्कृतिक कानून वाली बात है ना, ये इस पूरी चर्चा का सबसे अहम मनोवैज्ञानिक पहलू है। मैं मानती हूँ कि हम अक्सर उन चीज़ों को एनवायरनमेंट के नज़रिए से देखने में झिझकते हैं जो हमारी परंपराओं का और जीवन मृत्यु के चक्र का एक अटूट हिस्सा है। वही तो। किसी फैक्ट्री वाले पर फाइन लगाना बहुत आसान है, पर एक ऐसी जगह को प्रदूषक मानना जहां लोग अपनी अंतिम यात्रा पर जाते हैं, ये थोड़ा मुश्किल होता है। हाँ, और पंजाब ने ठीक इसी रुकावट को पार किया है। ये कदम दिखाता है कि जब हवा की क्वालिटी सुधारने की बात आती है, तो अब कोई भी क्षेत्र, चाहे वो कितना भी संवेदनशील क्यों ना हो, जांच के दायरे से बाहर नहीं रह सकता। पारंपरिक दहन संस्कार सदियों से चला आ रहा है, लेकिन अब इन घनी आबादी वाले शहरों में हम इसके असर को अनसुना नहीं कर सकते। तो चलिए फिर सीधे उस जगह चलते हैं जिसे हम इस नई तकनीकी क्रांति का ग्राउंड जीरो कह सकते हैं। हमारे स्रोत बताते हैं कि पंजाब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी पीपीसीबी और स्थानीय नगर निगम ने मिलकर पटियाला के बडुंगर स्मशान घाट में राज्य का पहला एयर पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस, जिसे एपीसीडी कहते हैं, वो इंस्टॉल किया है। जो कि अभी एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चल रहा है। सही। लेकिन जब हम इसके पीछे के विज्ञान को पढ़ते हैं तो समझ आता है कि मामला कितना गंभीर है। लकड़ी पर आधारित जो दाह संस्कार होता है, उसमें से भारी मात्रा में खतरनाक गैस और कण हवा में मिलते हैं। सोर्स में खास तौर पर PM 2.5, PM10, कार्बन मोनोऑक्साइड और VOCs का जिक्र है। यानी वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देखिए, इन प्रदूषकों के नाम तो हम अक्सर अखबारों में पढ़ते हैं, पर इनका असर समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे जब हम PM 2.5 की बात करते हैं, तो ये कण इतने छोटे होते हैं, मतलब एक इंसान के बाल की चौड़ाई से भी लगभग 30 गुना छोटे। बाप रे, 30 गुना! हाँ, तो सोचिए जब कोई इन्हें सांस के जरिए अंदर लेता है, तो ये सिर्फ फेफड़े या लंग्स तक नहीं रुकते, ये सीधे हमारे खून में, हमारे ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं। वो तो ये सीधा खून में मिल जाते हैं। और PM10? PM10 थोड़े बड़े होते हैं, तो वो गले और सांस की नली में जलन पैदा करते हैं। और कार्बन मोनोऑक्साइड तो एक साइलेंट किलर है। ना इसमें कोई रंग है, ना कोई गंध। ये खून में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को ही कम कर देती है। और वो VOCs जो आपने बताया? VOCs वो रसायन हैं जो लकड़ी और दूसरे ऑर्गेनिक पदार्थों के जलने पर भाप या वेपर में बदल जाते हैं। ये वही केमिकल्स हैं जिनकी वजह से आंखों में जलन होती है, एक तेज गंध आती है, और लंबे समय तक अगर कोई इनके संपर्क में रहे तो कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां भी हो सकती हैं। इन सब बातों को सुनकर मेरे दिमाग में एक तस्वीर बन रही है। क्या हम इस पूरी स्थिति को ऐसे देख सकते हैं कि शमशान घाट से निकलने वाला धुआं असल में शहर के ठीक बीचों बीच जलने वाला एक बहुत बड़ा और अनियंत्रित बॉम्ब फायर है? ये काफी हद तक एक सही तुलना है। एक खुली आग जहां टेम्परेचर या धुएं पर कोई कंट्रोल नहीं है। तो अगर ये एक बॉम्ब फायर है, तो ये जो नई एपीसीडी मशीन वहां लगी है, क्या वो एक विशाल हाईटेक एग्जॉस्ट फैन और एक कमर्शियल ग्रेड एयर प्यूरिफायर का कॉम्बिनेशन है,
जो इन सभी खतरनाक केमिकल्स को हवा में मिलने से पहले ही एक वैक्यूम की तरह सोख लेता है। एग्जॉस्ट फैन और प्योरीफायर वाली ये उपमा समझने के लिए ठीक है, लेकिन इसके अंदर की प्रक्रिया थोड़ी और जटिल है। ये मशीन चिता के ठीक ऊपर एक बड़े हुड के रूप में लगी होती है, जो गर्मी और धुएं को ऊपर उठते ही तुरंत कैप्चर कर लेती है। अच्छा, मतलब हवा में फैलने से पहले ही पकड़ लिया जाता है। बिल्कुल। और इसके बाद असल काम शुरू होता है। इस कैप्चर किए गए धुएं को कई चरणों की सफाई से गुजरना पड़ता है। इसमें अलग अलग फिल्टर्स और स्क्रबर्स लगे होते हैं, जो गैसों को या तो न्यूट्रलाइज कर देते हैं या उन्हें तरल पदार्थों के साथ मिक्स करके भारी बना देते हैं। यानी ये उस बॉनफायर के ऊपर एक अदृश्य ढाल जैसा काम कर रही है। हाँ, और देखिए ये इसीलिए असरदार है क्योंकि ये पोल्यूशन को पूरे शहर में फैलने के बाद साफ करने की कोशिश नहीं कर रही, बल्कि उसको उसके उद्गम पर ही खत्म कर रही है। एक बहुत ही व्यावहारिक इंजीनियरिंग सोल्यूशन है ये। सही बात है। पर देखिए, एक लोकल श्मशान घाट में इतना बड़ा इंजीनियरिंग सोल्यूशन लगाना कोई छोटी बात तो है नहीं। इसमें भारी निवेश लगता है, प्लानिंग लगती है। एक नगर निगम अचानक से ये सब अकेले नहीं कर सकता। वही तो, इसके पीछे एक बहुत बड़ा फ्रेमवर्क काम कर रहा है। हाँ, और यहीं से इस कहानी में एक नया मोड़ आता है। हमारे स्रोत इस बात पर फोकस करते हैं कि ये कोई लोकल फैसला नहीं है। ये प्रोजेक्ट केंद्र सरकार की एक विशाल योजना से जुड़ा है, जिसे नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम यानी NCAP कहा जाता है। और यहीं से इसको फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिल रहा है। NCAP को समझे बिना इस प्रोजेक्ट का महत्व समझना मुश्किल है। ये भारत सरकार का एक बहुत ही एम्बिशियस, टाइम बाउंड प्रोग्राम है। इनका लक्ष्य है कि 2024 तक चिन्हित शहरों में पार्टिकुलेट मैटर की मात्रा को 20 से 30% तक कम किया जाए। 20 से 30%? और इसका बेस ईयर 2017 रखा गया है ना? हाँ, अब पूरे देश के स्तर पर हवा में तैरते हुए कणों में 30% की कमी लाना कोई छोटा काम नहीं है। इसके लिए आपको हर शहर, हर मोहल्ले के स्तर पर प्रदूषण के स्रोत ढूंढने होंगे। NCAP राज्यों को यही छूट देता है कि वो अपने हिसाब से लोकल प्रॉब्लम्स के लिए नए सॉल्यूशंस निकालें, चाहे उन्हें फंड की जरूरत क्यों ना पड़े। देखिए, 2024 की डेडलाइन तो सर पर है, लेकिन इसमें एक सवाल उठता है। इस पूरी नेशनल स्कीम में पटियाला का ही नाम क्यों सामने आया? सोर्सेज में पटियाला को बार बार एक नॉन अटेनमेंट सिटी बोला गया है। ये क्या होता है? क्या ये किसी शहर के लिए एनवायरनमेंट के रिपोर्ट कार्ड में फेल होने जैसा है? ये रिपोर्ट कार्ड वाली बात आपने बिल्कुल ठीक कही। एक टेक्निकल भाषा में कहें तो नॉन अटेनमेंट सिटी का टैग कोई पुरस्कार नहीं है, ये एक रेड अलर्ट है। अच्छा, मतलब लगातार फेल हो रहे हैं। बिल्कुल। भारत में नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स तय किए गए हैं। ये स्टैंडर्ड बताते हैं कि सांस लेने लायक हवा में प्रदूषक कितने होने चाहिए। जब कोई शहर लगातार 5 सालों तक इन मानकों को पूरा नहीं कर पाता, यानी क्लीन एयर के टारगेट को अटेन नहीं कर पाता, तो उसे नॉन अटेनमेंट सिटी घोषित कर दिया जाता है। तो इसलिए पटियाला इस लिस्ट में है? हाँ, पटियाला इसी श्रेणी में आता है। और क्योंकि यहाँ की हवा पहले से ही स्टैंडर्ड से बहुत नीचे है, इसलिए NCAP का स्पेशल फंड और ध्यान ऐसे शहरों पर जाता है। ये एक टेस्टिंग ग्राउंड है। अगर यहाँ हवा में PM कण कम होते हैं तो डेटा में सुधार बहुत तेजी से और साफ साफ दिखाई देगा। ये तो हुई बड़ी पिक्चर और पॉलिसीज की बात, लेकिन अब इस चर्चा को थोड़ा आम इंसान की जिंदगी पर ले आते हैं। आखिर में नीतियां तभी सफल होती हैं जब आम लोगों को सांस लेने में आसानी हो। सोर्स में ना एक बड़ा दिलचस्प शब्द यूज हुआ है, स्क्रबिंग। हाँ, स्क्रबिंग एक बहुत अहम तकनीक है। वही तो, ये स्क्रबिंग या फिल्ट्रेशन काम कैसे करती है? धुएं को बेअसर कैसे बनाती है ये मशीन? देखिए, स्क्रबिंग विज्ञान का एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग हिस्सा है। इसे ऐसे विजुअलाइज कीजिए, सोचिए कि घने काले धुएं के एक बदल के बीचों बीच पानी या एक खास केमिकल घोल की बहुत ही बारीक फुहार या मिस्ट छोड़ी जा रही है, जैसे बारिश की बहुत हल्की बूंदें हो धुएं के ऊपर। एग्जैक्टली। अब धुएं में जो सूट और माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं वो इस पानी की बूंदों से चिपक जाते हैं, और विज्ञान का सीधा सा नियम है कि पानी भारी होता है तो वो कण हवा में उड़ने के बजाय नीचे गिर जाते होंगे। सही समझे। जो जहरीले कण पहले उड़कर मीलों दूर जा सकते थे, वो अब भारी होकर कीचड़ या स्लज के रूप में मशीन के नीचे वाले हिस्से में जमा हो जाते हैं, और मशीन के ऊपर से जो हवा निकलती है वो बहुत हद तक साफ और सुरक्षित होती है। ये जन स्वास्थ्य या पब्लिक हेल्थ के नजरिए से मुझे सबसे असरदार बात लगती है।
सोर्स कहता है कि शमशान घाट के आसपास रहने वालों के लिए ये सांस की बीमारियों के ट्रिगर्स को काफी कम कर देगा। मुझे लगता है ये पूरे मोहल्ले के लिए पैसिव स्मोकिंग का जो खतरा है ना, उसको जड़ से हटाने जैसा है। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं और ये कितना संवेदनशील मुद्दा है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। शहरों के इतिहास को देखिए, हमने हमेशा फैक्ट्री या कचरे के डंप को शहर के बाहर ढकेलने की कोशिश की है। पर शमशान घाट तो शहर के ठीक बीच में होते हैं हमेशा। वही तो, भौगोलिक तौर पर ये सबसे घनी आबादी वाले रिहायशी इलाकों के बीच होते हैं। तो यहाँ से निकलने वाले धुएं का एक एक कण सीधा आस पड़ोस के लोगों के फेफड़ों में जाता है। इस स्क्रबिंग तकनीक का सबसे बड़ा फायदा उन छोटे बच्चों और बुजुर्गों को होगा जो पहले से अस्थमा या ब्रोंकाइटिस से जूझ रहे हैं। यानी ये मशीन सिर्फ हवा साफ नहीं कर रही, ये उनकी जिंदगी की क्वालिटी बढ़ा रही है। बेशक। और शायद यही वजह है कि पीसीबीसी की चेयरपर्सन रीना गुप्ता, उनका एक स्टेटमेंट इस सोर्स में बहुत गहरा लगता है। उन्होंने कहा कि एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए हमें ऐसे सॉल्यूशंस चाहिए जो टेक्निकल तौर पर मजबूत भी हों और घनी शहरी आबादी के लिए स्केलेबल भी हों। स्केलेबल यानी उन्हें बड़े पैमाने पर लागू किया जा सके। हाँ, तो इस स्केलेबिलिटी की बात से मेरे दिमाग में एक सवाल आता है, क्या हम उस भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं जहां किसी शहर के लिए क्लीन एयर इंफ्रास्ट्रक्चर उतना ही बेसिक और कंपलसरी हो जाएगा जितना आज के समय में सीवेज की पाइप डालना या पीने के पानी की लाइन बिछाना होता है? ये आने वाले वक्त की एक बहुत ही सटीक भविष्यवाणी है। अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट को देखें तो एक वक्त था जब साफ पानी नदियों में मुफ्त मिलता था। फिर प्रदूषण बढ़ा तो हमें घर घर तक पानी पहुंचाने के लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाने पड़े। बिल्कुल, आज अंडरग्राउंड सीवेज सिस्टम के बिना कोई शहर नहीं बन सकता। पर इन सब के बीच हमने हवा को हमेशा एक मुफ्त और खुद को साफ करने वाले रिसोर्स की तरह देखा। आज वो भ्रम टूट चुका है। हवा भी अब एक लिमिटेड और पोल्यूटेड रिसोर्स है जिसे एक्टिव मैनेजमेंट की जरूरत है। तो शमशान घाट पर स्क्रबर्स लगाना या एयर प्यूरिफायर्स लगाना ये अब भविष्य की लग्जरी नहीं बची है, ये मॉडर्न शहरों के वजूद को बचाने के लिए एक जरूरत बन गई है। ये अपने आप में बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव है कि हवा को अब हमें मैनेज करना पड़ेगा। अब अगर हम इस तकनीक के इन थ्योरी वाले फायदों से थोड़ा आगे बढ़ें और प्रैक्टिकल रोड मैप को देखें, सोर्स में इसको लागू करने के लिए एक 3-4 चरणों वाला रोल आउट प्लान दिया गया है। हाँ, 3 फेज प्लान। पहला चरण है ये पायलट प्रोजेक्ट जो अभी बडुंगर में चल रहा है। यहां इसकी कमियों का टेस्ट हो रहा है। दूसरा चरण है रेप्लिकेशन, जिसके तहत पंजाब के बाकी सभी नॉन अटेनमेंट शहरों में इसको कॉपी किया जाएगा। और आखिरी चरण में इसको पूरे राज्य में कंपल्सरी इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर लागू किया जाएगा। प्रशासन के हिसाब से देखूं तो ये एक काफी सेफ और स्टैंडर्ड अप्रोच है। आप रातों रात हजारों मशीन नहीं थोप सकते सब पर। पहले चरण में चेक होता है कि तकनीक वेदर और लकड़ी के धुएं का लोड उठा भी सकती है या नहीं। और जब वहां सक्सेसफुल हो जाए तो दूसरे शहरों में जाओ। हाँ, रेप्लिकेशन स्टेज में ध्यान उन शहरों पर होता है जहां हालात सबसे खराब है, जहां एनसीएपी का प्रेशर है। और जब इन शहरों में ये मॉडल काम कर जाता है तब तक मशीनें भी थोड़ी सस्ती हो चुकी होती है और सप्लाई चेन सेट हो जाती है। फिर तीसरे चरण में इसे स्टेट पॉलिसी का हिस्सा बना देते हैं। देखिए, कागज पर ना ये 3 चरण वाला प्लान बहुत ही लॉजिकल और आसान लगता है, पर यहाँ मुझे थोड़ा डाउट है। कैसा डाउट? एक सेफ और कंट्रोल्ड पायलट प्रोजेक्ट को पूरे राज्य के छोटे बड़े हर नगर निगम तक ले जाने में भयानक लॉजिस्टिक और फाइनेंशियल चैलेंजेस आएंगे। क्या असली चुनौती सिर्फ इन मशीन्स को खरीदना और उनका रिबन काटना है? मैं समझ रही हूँ आप क्या कह रहे हैं। मेरा मतलब है, लगाना तो आसान है, पर लंबे समय तक इन स्क्रबर्स का मेंटेनेंस करना, उनके फिल्टर्स वक्त पर बदलना और जो वो केमिकल वाला स्लज बनेगा उसको सेफली डिस्पोज करना, ये असली चुनौती नहीं होगी। हम जानते हैं हमारे कई लोकल नगर निगमों के पास स्टाफ या बजट की कमी होती है। अगर ये मशीन खराब पड़ी रही तो क्या ये पूरा प्लान सिर्फ कागज पर ही नहीं रह जाएगा? आपका संदेह बिल्कुल जायज है और ये भारत में किसी भी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की सबसे कड़वी सच्चाई है। कई ऐसी स्कीम्स आई हैं जो शुरू में बड़ी हिट होती हैं पर मेंटेनेंस के अभाव में कुछ ही सालों में कबाड़ बन जाती हैं। वही तो मेरा डर है। इन एपीसीडी मशीन्स में मेंटेनेंस कोई ऑप्शन नहीं है, एकदम जरूरत है। सोचिए, अगर स्क्रबर का फिल्टर चोक हो गया या पानी का पंप बंद पड़ गया और नीचे दाह संस्कार चालू है तो वो लाखों की मशीन सिर्फ धुएं को ब्लॉक करने वाला एक लोहे का डब्बा बन जाएगी। धुआं साइड से निकलकर आसपास फैलने लगेगा। हाँ, तब तो स्थिति और खराब हो जाएगी। बिल्कुल।
इसलिए इस पायलट प्रोजेक्ट का असली टेस्ट सिर्फ इंजीनियरिंग चेक करना नहीं है। सबसे बड़ा टेस्ट ये देखना है कि नगर निगम इसको लंबे समय तक चलाने के लिए क्या फाइनेंशियल मॉडल बनाता है, क्या अलग से फंड बनेगा इसके लिए, क्या लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी। असली जीत तो डेली ऑपरेशन में ही छिपी है। और यहीं पर ग्राउंड रियलिटी और पॉलिसीज आमने सामने आती हैं। तो अगर हम आज की इस पूरे विश्लेषण को समेटें तो हमने देखा कि कैसे पटियाला के एक श्मशान घाट में उठाया गया एक छोटा सा लेकिन बेहद महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजिकल स्टेप, ये एपीसीडी मशीन, असल में एनसीएपी जैसे बड़े राष्ट्रीय लक्ष्य की दिशा में एक कड़ी है। हाँ, जो 20 से 30% पीएम रिडक्शन का लक्ष्य है, वो सिर्फ बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस से पूरा नहीं होगा। उसके लिए ऐसे ही सटीक और छोटे टेक्निकल स्टेप्स जमीन पर उठाने होंगे। इस पूरी चर्चा से मुझे ये समझ आया कि साफ हवा सिर्फ हमारी गाड़ियों को इलेक्ट्रिक बनाने से नहीं आएगी। हमें अपनी डेली लाइफ और इंफ्रास्ट्रक्चर को और उन पुरानी परंपराओं को भी अपग्रेड करने के लिए तैयार रहना होगा, जिन्हें हम आमतौर पर इस नजरिए से नहीं देखते थे। सही कहा। और बदलाव की शुरुआत अक्सर ऐसी ही अप्रत्याशित जगहों से होती है। बिल्कुल। तो हमने शुरुआत उस कुआने घर की सफाई वाले उदाहरण से की थी, जहां हमें उन कोनों को साफ करना था जहां धूल जमा थी। आज हमने वैसा ही एक कोना साफ होते देखा। और इसके साथ ही हम इस चर्चा को एक ऐसे सवाल पर छोड़ना चाहेंगे जो सीधे सोर्स में तो नहीं है, पर आज की बातचीत से नेचुरली निकल कर आता है। मैं सुनने के लिए बहुत उत्सुक हूं। अगर आज हम हवा को सांस लेने लायक बनाए रखने के लिए, जीवन के अंतिम संस्कारों से निकलने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए हाई टेक फिल्टर्स का सहारा ले रहे हैं, तो आने वाले वक्त में ऐसी और कौन सी पुरानी सांस्कृतिक या धार्मिक परंपराएं होंगी जिन्हें इन घनी आबादी वाले कंक्रीट के शहरों में जिंदा रखने के लिए हमें इस तरह के तकनीकी कवच की जरूरत पड़ेगी? सोचने वाली बात है। आज के इस गहन विश्लेषण में बस इतना ही।